हे दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस चैनल का नाम है डिफेंस जर्नी। हम यहाँ पर करते क्या है, मेहनत करते हैं यार ऐसे, बट हम यहाँ पर एनडीए के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हैं और बहुत चीज़ें एनडीए से रिलेटेड करते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आई होप यहाँ से आप बहुत चीज़ें सीख कर जाने वाले हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। वैसे हम करने वाले हैं एनडीए की पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू में क्या चीज़ें होंगी, हम साइंस सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत चीज़ें सीखने की मिलेगी। वैसे यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन करने वाला हूँ, बट ये 20 क्वेश्चन केवल 20 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। और आप जानते होंगे, अगर आपने पहले एनडीए के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ज़रूरी पता होगा कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है एनडीए को क्लियर करने में। तो एंड साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मुझे अच्छे खासा एक्सपीरियंस है कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो में करेंगे ये चीज़ें। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस चेंजेज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू द हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऐसा कौन सी डिवाइस है जो लो वोल्टेज के अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज के अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करती है। तो आपको पता ही होगा कि जो, अब ऑप्शन देखते हैं एक बार। जनरेटर क्या होते हैं? जनरेटर, दिस इज अ जनरेशन डिवाइस, यानी कि ये जनरेट करेगा किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से ये तो पता चलेगा कि जनरेशन का काम करता है। और जनरेटर आपने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है तो चेंज करने का काम नहीं करता, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो जनरेटर नहीं होने वाला। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मोटर। मोटर क्या करता है? पंखा आपने देखा होगा, पंखा में क्या होता है, बस सिंपल सी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और हमें मिलती है हवा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये दूसरी एनर्जी को चेंज करता है। ये एसी करंट को, वोल्टेज को, पोटेंशियल को अप एंड डाउन नहीं करता। ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में वोल्टेज 250 वोल्टेज आता है, जो रेटेड करंट होती है वो 250 वोल्टेज होती है। बट जो हमारे पावर प्लांट में एनर्जी एनर्जी जनरेट होती है वहाँ पर कितना होता है, 11 केवी की वोल्टेज सप्लाई आती है। और जो रास्ते में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो चेंज कर देता है, 250 वोल्टेज के अंदर चेंज करते हैं। यानी कि 250 वोल्ट को क्या कर देता है वो, नहीं, 11 केवी की वोल्टेज को किस में चेंज कर देता है, 250 वोल्ट में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और वाइब्रेटर क्या होता है ये वाइब्रेशन का काम करता है, कोई चीज़ें को वाइब्रेट कराना होता है तो वो चीज़ें की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन 52 नंबर पर। एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स मेनली इन द डेजर्ट हॉट समर डेज। ओ, देखो आपका ये जो वर्ड है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं बस वर्ड की बात कर रहा हूँ, ये कई जगह कई बार ये पूछा जा चुका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ये डी सही होने वाला है, आपको भी पता होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस 12th में पढ़ा होगा, ये भी 12th में का ही चैप्टर है। तो ये सब फिनोमिना है, ये सब अलग अलग फिनोमिना, लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यही चीज़ है जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। मेनली किसका रोल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि जैसे ये डेजर्ट है, डेजर्ट तो यहाँ पर नीचे बालू भी होगा ठीक है, बालू भी होगा। और जैसे ही गर्मी का दिन होगा तो जो हवा नीचे की होगी वो क्या होगी, हॉट हो जाएगी। और हॉट एयर का नेचर क्या होता है, वो अपवर्ड मूव करती है। जैसे ही वो अपवर्ड मूव करेंगे तो ऊपर कैसा मीडियम बन जाएगा, डेंसर मीडियम। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। ये डेंसर हुआ, ये रेयरर हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो क्या होगा, इसी के अंदर ट्रैप, यानी कि रेयरर मीडियम के अंदर ट्रैप करके आगे बढ़ती रहती है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे ही काम करता है। और इसके ऊपर एक और चीज़ें आती है, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, ये क्या होता है, जिससे हमारा इंटरनेट चलता है यार। आज हम इसी की वजह से ज़िंदा हैं, आज हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ऑप्टिकल फाइबर केबल किस पे चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब आते हैं
तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 53rd नंबर, एंड विच प्लेस एट विच प्लेस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल किसके, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये हुआ हमारा अर्थ, दिस इज़ आवर अर्थ, ये तो अंडा बन गया, चलो कोई नहीं। और इसका हमारे जो पोल्स होते हैं दो, इसको क्या कहा जाता है, जो नॉर्मल पोल हम मानते हैं, दिस इज़ अ जियोग्राफिकल पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, और दिस इज़ ऊपर वाला नॉर्थ पोल, और दिस इज़ द साउथ पोल। इसको हम जियोग्राफिकल पोल्स कहते हैं, ये जियोग्राफिकल पोल्स होते हैं, ठीक है। और आपको ज़रूर पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या होगी, टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, और उसी एक्सिस पर रोटेट करती है। जब इसके मैग्नेटिक पोल्स इधर, इसी को मैग्नेटिक पोल्स कहा जाता है, दिस आर द मैग्नेटिक पोल्स, दिस आर द मैग्नेटिक पोल्स। तो जब ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ यहाँ है, तब क्या होगा, हमारा अर्थ क्या है, एक चुंबक की तरह काम करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट होगा, इस तरह से कुछ क्रिएट होगा, इस तरह से क्रिएट होगा, इस तरह से। तो ये किसके हॉरिजॉन्टल है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है किसके हॉरिजॉन्टल है, दिस इज दिस लाइन। और दिस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और बी ऑप्शन को देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है, वी क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे ये हमारा हुआ अर्थ, तो इसके पोल्स हो गए ये दोनों ऊपर नीचे, और इक्वेटर क्या होता है ये, ठीक है, जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन के 90 डिग्री पर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। और क्या है, ज्योग्राफिकल पोल्स अभी हमने बता ही दिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा हुआ अर्थ, ठीक है, अर्थ हुआ, अर्थ के अंदर क्या चीज़ें होती है, ये इसका मेन इक्वेटर होता है यहाँ पर, और ये साढ़े तो 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है इसको, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये सब इमेजिनरी लाइंस होती है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यही चीज़ें पूछ रहा था, वही ऑप्शन में यही चीज़ें होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला 55 नंबर, 54 नंबर, द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी कार है वो किस पर मूव कर रही, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और क्या कर रही है, 5 सक्सेसिव इंटरवल दे रही है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब बताते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी यार। तो अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ठीक है, 54 नंबर, 54 नंबर का कह रहा है कि कोई भी कार है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेगी तो क्या चीज़ें होंगी, ये 5 सक्सेसिव इंटरवल हो रही दे रही है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके, तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि कार ट्रेवल्स करेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ये करने वाली है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम निकालते हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, दिस इज द सेकेंड इंटरवल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0, तो स्पीड में चेंजेस कितना हुआ, स्पीड में चेंज कितना हुआ, 2 मीटर का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये चेंजेज हुआ, पर सेकेंड का, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड का क्या हुआ, ये चेंज हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हो गया और इसके बीच में टाइम में डिफरेंस कितना है, 1, तो आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होता है, ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा वी क्या है, 2 है, और टी क्या है, ये कट जाएगा, 2 कितना है, आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड द सेकंड क्या है, देखते हैं, ओके। अब बताओ 16 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में तय करने वाली, 16 मीटर इन द 4 सेकंड, करेगी क्या, देखते हैं। अच्छा, आपको इससे पहले ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। आपको 3 इक्वेशंस याद होंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी ए टी स्क्वायर, ठीक है, इग्नोर करना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द टाइम, एंड दिस इज द
डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एस। ओके, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले यही फार्मूले को। तो कह रहे 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है, तो हमें कौन सा यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। तो हमारा शुरुआत में क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वहाँ पर 0 था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और हमें कितना टाइम में निकालना है, 4 सेकंड में निकालना है, ठीक है। हमें 4 सेकंड में निकालना है कितनी मीटर की दूरी, और एक्सेलरेशन हमको पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, 2 है। तो हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू कितना था, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये, और 1/2, ए कितना दिया है 2, और टी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टी कितना हमें दिया था 4 सेकंड, ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो 4 सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 तो 16 मीटर, तो यानी कि डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर आ गया। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है, कौन सा, सेकंड वाला भी सही है। और जब इसका एवरेज स्पीड हमें पता करना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना 16 मीटर, टोटल टाइम कितना लिया 4 सेकंड, घटा दो, आंसर कितना 4। तो क्या होगा, हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 55 नंबर पर आते हैं। देखो यार, आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया होगा ना यार, तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको ये मैक वर्ड परेशान किया होगा, ठीक है। आज ही हम परेशानी को दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं मैक होता है क्या चीज़ें, ठीक है। मैक, ये मैक क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ के आगे 1 मैक लिखा है, उसका मतलब क्या है, वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर चल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर चल रहा है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 340 मीटर पर सेकंड होता है, या कहीं कहीं आपको 332 मीटर पर सेकंड भी देखने को मिलेगा, तो इसी के आसपास होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी वस्तु अगर 1 मैक की स्पीड से चल रही है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को कहा जाएगा, अगर कोई भी वस्तु अगर स्पीड ऑफ साउंड, अगर किसी भी स्पीड ऑफ साउंड से चल रही है, तो उसको कहा जाता है सोनिक, सोनिक, यानी कि उसको क्या कहा जाए, सोनिक, यानी कि सोनिक वाला लेवल पर आ गई। और कोई भी अगर वस्तु जिसकी स्पीड 1 मैक्स से लेस देन है, तो क्या होगा, 1 मैक्स से कम है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वो होगा सब सोनिक के अंदर आएगा, सब सोनिक, ठीक है, याद रहेगी चीज़ें। और 1 मैक्स से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, उसको हम सुपरसोनिक कहा जाता है, सुपरसोनिक। और आपने एक चीज़ और सुना होगा, सोनिक बूम, ये कहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कोई आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि जब कोई फाइटर प्लेन की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है ना, तब वहाँ पर क्या होगा, एक सोनिक बूम क्रिएट होता है, सोनिक बूम, सोनिक बूम, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत तगड़ी आवाज़ आती है, जैसे बिजली की आवाज़ आती है, उसी टाइप से ये आवाज़ आती है सोनिक बूम की, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लेना, इसके वीडियोज। अब अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83rd नंबर, फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है, अब 83rd नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू चेंज द लिक्विड टू द गैसेस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर नोन एज। तो देखो यार, जब कोई टेम्परेचर में चेंज ना हो रहा हो और कोई भी चीज़ अपने लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसको तो एनर्जी तो मिल रही होगी, तो क्या होगा वहाँ पर, तो उस टाइप की एनर्जी को क्या कहता है, लेटेंट हीट होता है। देखो कोई लेटेंट हीट है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, वो ऊर्जा चुराई गई है, यानी कि वो दिखाई नहीं देगी, बस उसके अंदर है, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आपने कभी ये चीज़ें नोटिस किया होगा कि जब अ, अगर आप भाप से जला दिया जाए आपको, और एक बार गर्म पानी से जला दिया जाए, तो कौन ज़्यादा खतरनाक होगा। अब इसलिए यार, वही चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें, भाप वाली चीज़ें ज़्यादा डैमेज करेंगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट है, वो
उष्मा को चुरा कर रखा हुआ है, जैसे उसका यूज किया जाएगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, जिसके कारण क्या होगा, वो बुरी तरह से ज़्यादा तेज़ी से जलता है, वो ज़्यादा दर्द पहुंचाता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट यही होता है। और ये सब क्या है, ये इसका डेफिनेशन है लेटेंट हीट का, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। और ये क्या है, टेक्निकल सॉरी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये नहीं होगा, तो ये चीज़ें सही होगी। ये लेटेंट हीट का ही डेफिनेशन था। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 83rd नंबर 84th। ठीक है, 84th नंबर पर आते हैं हम लोग। ओके, देखो कह रहा है विच द फॉलोइंग फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम का एक ग्राफ दिया गया है, उसमें कुछ कर्व बताया गया किसमें, एसएचएम का, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इसके कुछ स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। ये करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप नीचे यहाँ पर ये भी देखेंगे और ऊपर भी हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द फेज ऑफ द ऑक्सीलेशन पार्टिकल सेम एज द, यानी कि टी बराबर 1 सेकंड पर और टी बराबर 3 सेकंड पर। तो टी बराबर 1 सेकंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इसी के आसपास होगा। और 3 सेकंड के कहाँ होगा, इधर होगा। तो देखो 1 सेकंड पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल अपवर्ड यानी ऊपर की, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है। और 3 सेकंड पे क्या हुआ, ये 3 सेकंड कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक एक तो ऊपर जा रहा था, एक इधर से जा रहा था, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं होने वाला। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द फेज ऑफ द, इसका फेज क्या होगा, अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन, तो फेज यहाँ पर नहीं होने वाला, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, द फेज ऑफ द ऑक्सीलेशन पार्टिकल इज सेम एज द टी बराबर 2 सेकंड और टी इक्वल टू 8 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड और 8 सेकंड, 1 सेकंड पर 8 सेकंड पे क्या है, तीनों और दोनों सेम फेज में है। नहीं यार देखो, 2 सेकंड पे क्या है, ऊपर से आ रहा है, 8 सेकंड में क्या है, नीचे से जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसका फेज डिफरेंस है यहाँ पर, ये अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन पर आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, द फेज ऑफ द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज द सेम एज द 7 सेकंड एंड द 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड और 7 सेकंड पर दोनों सेम है। तो 3 सेकंड पे कहाँ है, यहाँ कहीं पर होगा। तो 3 सेकंड में उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। और 7 सेकंड में क्या है, 7 सेकंड यहाँ पर होगा। 3 सेकंड में क्या होगा, उसके नीचे की ओर है। और इसमें भी क्या है, नीचे की ओर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या है, एक बार डी ऑप्शन पढ़ना क्या है, जब ये चीज़ें मिली गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। देखो एनडीए कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, वो क्या करता है, आपको ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको हल कर सकते हैं। क्योंकि देखो जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, आप उस जानकारी का यूज़ किस तरह से करते हो, ठीक है, ये बड़ी बात है। ओके, तो आपको आनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन भी होता है, अगर आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप करोगे ऐसा चीज़ें। ओके, करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 85 नंबर। ठीक है, तो 85 नंबर क्या है, यानी कि लिस्ट एक दिया है और डिजीज और रेमेडीज दिया गया है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। और जब भी दूरदृष्टि दोष होता है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया में, कौन सा लेंस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया क्या होता है, यानी कि इसमें ना दूर की अच्छी दिखाई देगी ना नज़दीक वाली, दोनों सब गड़बड़। तो इसमें क्या किया था, इसको बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। मायोपिया क्या होता है, इसके अंदर कौन सा, कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर्जरी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ए ए का 4 यानी ए एंड बी होने वाले हैं। सी एंड डी तो 2 एकदम नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन, अब बचे 2 ऑप्शन। और बी का क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, बी का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल ऑफ अ सिंगल टर्न, यानी कोई भी सर्कुलर कॉइल एक सिंगल टर्न का है, एक बार उसको घुमाया गया है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम का है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वैल्यू द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ टू, यानी कि ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है,
इसके दो डायमीटर यानी कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो ये कितना टोटल ओम कितना था 20 ओम का था, तो ये आधा आधा बढ़ गया ना, तो इधर कितना होगा 10 ओम और ये 10 ओम। अब ये बताओ, ये अगर ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है तो इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, किस कॉम्बिनेशन में? दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, R1 की वैल्यू कितना थी 10 थी और इसकी भी कितनी थी 10 थी, तो आंसर कितना होगा 2/10 होगा। कटा देना 1/5 यानी कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? हमारा ऑप्शन कौन सा 5 हो, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि तभी मैं आप लोगों की भावना को समझकर इम्प्रूव कर पाऊँगा और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और आपको अच्छे से कंटेंट भी प्रोवाइड कर पाऊँगा, तभी होगा। और एनडीए क्लियर करने का जुनून कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। यू शुड डू हार्ड वर्क। ओके, तो करोगे, इतना पता है आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86 नंबर हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सोलेनॉइड होता है क्या चीज़ें? जैसे कोई भी नर्म कोई लोहे की छड़ होती है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमने एक तार लगाकर इसके अंदर हमने करंट को प्रोवाइड कर दिया, तो जो पूरा जो ये चीज़ बनी ना, इसी को हम क्या कहते हैं सोलेनॉइड, हिंदी में परिनालिका कहा जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन अ सोलेनॉइड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज आई, यानी कि इसके अंदर क्या है आई एम्पेयर की धारा चल रही है। ठीक है, आई एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न, और इसके अंदर कितने ये टर्न है ये वाले, इसके नंबर कितने हैं ऐसे, इसके अंदर n नंबर के टर्न है। ठीक है, द दिस गिव अ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी जनरेट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न एज द यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम 2n, पहले कितना था n था, अब कितना हो गया 2n हो गया, जब भी यानी कि दोगुना हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। अब देखो, इससे पहले हम इसके आगे बढ़े इससे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है याद रखना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के लिए बस। ठीक है, याद रखना, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, आई क्या होती है जो सोलेनॉइड में फ्लोइंग करंट होती है, ये क्या होती है परमेबिलिटी होती है, चुंबकशीलता। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी जो यूनिट क्या होगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट में मैं देखूंगा आपका आंसर। ठीक है, तो करके ज़रूर बताना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जब भी याद रखना, तो उसमें क्या था, हाँ कहाँ गया हमारा फार्मूला, फार्मूला क्या था यहाँ पर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं एन के, अगर एन को दो गुना किया गया तो बी भी क्या होगा 2n हो जाएगा, मतलब दो गुना हो जाएगा ये भी चीज़। ठीक है, सो सिंपल है यार, सब सिंपल है, बट आपको लगना चाहिए सिंपल है, बट ये लगेगा कैसे, मेहनत करके, और कैसे होगा। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हाँ, इसके पहले हम आगे बढ़े इसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप है, एक होता है टेलीस्कोप। इसमें अंतर क्या होते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में क्या होगा आगे वाले जो लेंस होता है वो क्या होता है छोटा होता है और पीछे वाला बड़ा होता है। ठीक है, पीछे वाला आगे वाला छोटा का मतलब क्या होगा, इसकी फोकस दूरी, एक जो फोकल लेंथ है वो कम होती है। ठीक है, और इसकी ज़्यादा होती है किसमें माइक्रोस्कोप में, लेकिन टेलीस्कोप में क्या होता है ठीक उल्टा है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप बन जाता है जब हम आगे वाले को जब
ज़्यादा बड़ा फोकस दूरी को जब हम आगे रख देंगे, ठीक है, और छोटे वाले को पीछे रख देंगे तो क्या होगा, हम टेलीस्कोप बनाएंगे। इसी टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखना, जैसे मून को देखना, सन को देखना। सन को ऐसे देख नहीं सकते टेलीस्कोप से, आंखें ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मून को देखना, कई स्टार्स को देखना जो बहुत दूर दूर कई लाइट ईयर की दूरी पर हैं, उसको देखना, तो इसको टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। बट माइक्रोस्कोप कहाँ, जो बहुत छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एफ ओ अपान एफ पी, एफ ई। एफ ओ क्या होता है, एफ ओ का मतलब जो फोकल लेंथ क्या होगा, जो क्या कहते हैं इसको, ये आई पीक वाला है, यानी कि जो आँख, यानी कि इसको आई वाला जो आँख से देखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, इसको एफ ई कहा जाएगा। और इसको क्या जाता है, इसको एफ ओ कहा जाता है, इसकी फोकल लेंथ को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का क्या रहा था, इसको देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द, यानी मैग्निफिकेशन ही हमें फाइंड करना है। तो कह रहा है कि जब मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा किसके साथ, अगर हम फोकल लेंथ आई जो पीक है उसकी, आई पीक यानी जो पीछे वाला है, जो बड़ा वाला लेंस जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, उसको हम फोकस दूरी को इंक्रीज करेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। इधर फार्मूला लिखते हैं, एफ ओ अपान एफ ई, ठीक है, ये होता है। अगर इसकी हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, m की वैल्यू कम होगी, यानी कि अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो m की वैल्यू डाउन होगी, तो ये पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं। अब हम देखते हैं, द मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो इसकी फोकल लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। बट याद रखना यार, इसकी फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, इसकी फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, इसकी फोकल लेंथ हमेशा कम होगी, किस में, माइक्रोस्कोप में। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, जो मैग्निफिकेशन दस, नहीं यार ये तो गलत ही बात है, एकदम ही गलत है। देखो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये अपने अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता। क्योंकि देखो अगर फार्मूला याद है तो आपको ये सब चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। डी ऑप्शन क्या है, जब तीन ऑप्शन होने वाले नहीं तो डी ऑप्शन ही सही होगा ना। तो इसमें क्या क्या रहेगा देखते हैं, द मैग्निफिकेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द, हाँ देखो जब इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में, ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। 106 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेडी दिया है, कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसे ये लेंस हुआ, इधर भी कॉन्वेक्स इधर भी कॉन्वेक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है कि इसके अंदर की जो वक्रता त्रिज्या है, ये पहले वाले की 10 सेंटीमीटर है और इसके वाले की क्या है, इसको 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एन की वैल्यू दिया है 1.5। तो पूछ रहा है कि जो इसका पावर क्या होगा। तो पावर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इसकी फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है कौन से क्वेश्चन के लिए, 106 नंबर के लिए। आप इस पर वैल्यू रख कर निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखो 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेड यूजिंग अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल इज टी, यानी जो टाइम पीरियड है, अगर एल लंबाई का कोई, क्या कहते हैं उसको, वेट मिनट बॉयज एंड सिस्टर्स, ओके। तो ये क्या है, 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। कह रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेड, यानी किसके द्वारा बनाया गया, एल लेंथ का था, ठीक है, एल लेंथ का था और उसका टाइम पीरियड क्या था, टी था। और कह रहा है सपोज मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ रूम, इसको क्या किया गया, 30 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया।
तो अब पूछ रहा है कि जो पेंडुलम का पर क्या इफेक्ट है, जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले इसका फार्मूला जानते हैं। टी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है, अंडर रूट पूरा के अंदर होता है। एल क्या होता है, लेंथ होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये 2 पाई कांस्टेंट होता है और ये टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं, अगर मान लो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। द टी विल बी इंक्रीज स्लाइडली, टी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा बताओ, अगर हम लेंथ को बढ़ा, अच्छा ये चीज़ एक्सपेंशन आपने नाम सुना होगा, जब कोई भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो क्या होगा, लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो जब लंबाई बढ़ेगी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, अंडर रूट एल, यानी कि एल की हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब सेकंड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। टी विल रिमेन सेम, नहीं यार, जब इंक्रीज करेगी लेंथ तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला, डी ऑप्शन। डिक्रीज करेगा, नहीं होगा। और कह रहा है कि द टी विल इंक्रीज मोर, यानी कि कह रहा है कि दोगुने से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कभी आपने सुना है कि लोहे की पटरी गर्मियों के दिनों में बहुत लंबी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो बहुत लंबी तो थोड़ी ना हो जाएगी। अगर ये 2 टाइम्स अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा लेंथ। तो कोई भी 30 डिग्री के टेम्परेचर पे इतना जल्दी तो थोड़ी बढ़ ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। थोड़ा सा अपनी लॉजिक लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब पूछ रहा है 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम यूनिट एज प्रेशर। प्रेशर के बराबर कौन सा होता है यूनिट। तो याद रखना, प्रेशर 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 क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया किसकी वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है, एम वी आर। ये मास होता है, वेलोसिटी, एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है, किस एक्सिस पर रोटेट करा है, कितने उसका त्रिज्या कितना है, रेडियस कितना है। ठीक है, तो एम बी आर। तो इसका ऑप्शन याद रखना, ये स्ट्रेस होगा। ठीक है, और बाकी इसका आप यूनिट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, ये तो यूनिट लेस होता है। ठीक है, और वर्क आप बताएंगे एंगुलर मोमेंटम का, इस फार्मूले के थ्रू आप बताएंगे इसका जो यूनिट होता है और उसका जो डायमेंशन क्वांटिटीज होती है उसको आप बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following physical quantities does not affect the resistance of a cylinder of fire। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे पहले आप जान लें एक फार्मूला, आर बराबर होता है रो, ये इक्वल है। ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल वाई, ये क्या होता है, रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखते हैं। कहा कि जो रजिस्टर है कोई भी वो इफेक्ट नहीं करेगा किस चीज़ का पर, किस चीज़ इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या है, द करंट थ्रू इट। इसमें आई कहीं दिखाई दे रहा है कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, फार्मूला याद होगा तुरंत आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, सी पर भी, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी करता है। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ए पर। तो हमारा ए ऑप्शन। और पूछ रहा था नॉट, देखना ये नॉट से संभल कर रहना, नॉट बहुत ही खतरनाक है यूपीएससी के एग्जाम में। ओके, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, देखो देखते हैं, हाँ 119। ओके, 119 क्वेश्चन। 100 सपोज रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा पहले इससे पहले इसके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर वस्तु रखी गई न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इसके अंदर क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर चार्ज है बट क्या है, इक्वल स्टेट में, यानी कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं और प्रोटॉन भी उतने हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो उसके अंदर दोनों क्या है, सेम सेम चीज़ें हैं, यानी कि सेम नंबर में है। इसी कारण क्या ये न्यूट्रल है, ये
न्यूट्रल इसी वजह से, दोनों की वजह से। अगर दोनों सेम स्टेट में रहेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें न्यूट्रल के अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर बताओ, अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर इसके अंदर हमने दे दिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़, इसकी संख्या कम होगी और इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसके अंदर हमने प्रोटॉन दे दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। तो आप देखते हैं ऑप्शन को। सपोज अ रॉड इज़ गिवन अ नेगेटिव चार्ज, कह रहा है कि एक रॉड को नेगेटिव चार्ज दिया गया बाई रबिंग, यानी कि रगड़ कर, किसी ऊन से रगड़ कर उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट इन द केस, इन केस में क्या है, कौन सा करंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम द रेड टू ब्लू। देखो, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव जब इसको रगड़ कर, किस में दिया गया है, रॉड को, किस में दिया गया है, रॉड, रॉड को दिया गया है। ठीक है, ऊन से रॉड को दिया गया है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेड, रॉड से ऊल में चला जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू रू, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द नेगेटिव मैंने किया है यार पहले, तभी बता पा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको एक बार ध्यान से अगर ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखना, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने भूल गए तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि जब भी कोई चीज़ को हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव ही बन जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रल जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, वो उसके अंदर प्रोटॉन, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल स्टेट में रहते हैं, तभी वो क्या होता है, न्यूट्रल के अंदर आता है। ठीक है, तो 119 नंबर हो गया। ओके, अब चलते हैं हम 120। ठीक है, ये हिंदी वाला है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, हिंदी वाले भाइयों के लिए भी आसान हो जाएगा। तो देखो, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एफ बराबर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, कोरियर, अरे कोरियर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यूनिट भी पूछता है एनडीए के एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो फार्मूला कौन सा होगा, एफ इक्वल टू आर ओमेगा, नहीं पाई ओमेगा। कैसे होगा, एफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, यानी कि एक सेकंड में जो वाइब्रेशन के नंबर्स होते हैं, यानी कि वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया। तो इसकी यूनिट क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 1/t होती है। बताओ, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/t होगा, एफ इक्वल टू आर ओमेगा, ये नहीं होगा। फार्मूला यार, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ बर ओमेगा इक्वल टू एफ 2πf। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं, देखो ये फार्मूला है, आपको कैसे भी करके याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, बट ये मैटर नहीं करता कि कैसे नहीं याद हो रहा है, बस याद होना चाहिए फार्मूले, क्योंकि फार्मूले आते हैं फिजिक्स में, एक दो फार्मूले तो पक्का ही आ जाते हैं हमेशा, हर जो एग्ज़ाम होते हैं फिजिक्स के, उसके अंदर, फिजिक्स नहीं एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं फार्मूले, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब कौन सा क्वेश्चन है, 121, द निश्चित एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन, यार ये हिंदी है ना, चलो देखते हैं हिंदी। ओके, देखो ये चीज़ें आपको करने के लिए एक चीज़ें पता होने चाहिए आपको, ये क्या पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एफ सी एंड के, यानी कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आता है एफ माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, के माइनस 273
3 अपान क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद रखने हैं, याद रहेगा। f-32 अपान 9 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k। इसको छोड़ सकते हो अगर आपको ये याद है। इसमें से c की वैल्यू निकाल लो तो इसमें हम जोड़ देंगे घटा देंगे तो इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो आप कौन सा बस रिलेशन याद रखना है, ये चीज़ें दोनों। f-32 अपान 9 इक्वल टू c/5। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, तो कर रहा हूँ, तो इस पर एक बार करके देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ। कह रहा है कि एक निश्चित प्रतिदर्श में केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक समान आता है। ठीक है, तो सेल्सियस में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा, सेल्सियस में। ओके ओके ओके, सेल्सियस में किसका पाठ्यांक समान आता है, केल्विन में और फ़ारेनहाइट का। तो उसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, देख लेते हैं, एक बार कर देते हैं। फार्मूला क्या था, f-32 अपान 9 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k माइनस 273 273 अपान क्या होगा 5 होता है। ठीक है, तो अगर इसकी कोई भी दो चीज़ें की वैल्यू समान है तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। अगर ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इन दोनों को सेम से मानो। इसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको भी सेम मानो, x रखो, इसको भी x रखो। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर नहीं पाऊँगा, लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन अपने से करने पड़ेंगे और इतने कैलकुलेशन सिंपल होते हैं, आपको आने चाहिए। नहीं आता है तो आप एनडीए के लायक नहीं हो। ठीक है, दैट इज़ द ट्रुथ। ओके, मैंने भी पहली बार क्या हुआ था ना यार, मैंने पहली बार एनडीए क्लियर नहीं कर पाया था, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम मैंने क्लियर किया फाइनली। वी डिड इट वी डिड इट इन थर्ड टाइम, थर्ड अटैम्प्ट। ओके, तो कुछ चीज़ें मैं गलत कर रहा था, आगे आपको वीडियो में सब चीज़ें जानने को मिलेगी। तो इस चैनल के साथ बने रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये कर लेना, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके।